चलिए तो शांत रहिए। आप लोगों का स्वागत है आपके नए क्लास 11th में। और आज आप लोगों को हम इस क्लास में पढ़ाएंगे भारतीय संविधान। सबसे पहले आप लोगों को हम 11th क्लास के बारे में बता दें। आपको 11th में जो यहाँ पे मिलेगा अभी फैसिलिटी, उसमें है आपको हिस्ट्री, जिसका एक बुक पढ़ना है। उसके बाद आपका है ज्योग्राफी, एक ही बुक है, एक ही है ना जी, एक एगो ना था, एगो है। और उसके बाद राजनीति, राजनीति, तो राजनीति में 2 किताब है, एक भारतीय संविधान और एक राजनीतिक सिद्धांत, तो उसका पढ़ाई होगा। इंग्लिश, हिंदी, 5 सब्जेक्ट हो गया। नहीं बोले भूगोल के एगो दूगो है तो दोनों रहेगा, तो जितना है अरे सब मिला के यहाँ पे आपको मिलेगा हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, 5 सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जाएगी, जिसमें आप लोगों का जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा। बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं वो फिलहाल ऑफलाइन पढ़ाया जाएगा, क्योंकि उसको लिखना, सब कंटेंट तैयार करना उतना टाइम मेरे पास नहीं है। 12th का भी रहता है, 11th का भी रहता है। तो ये वाला इसलिए हम पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन, क्योंकि यहाँ से 12th में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछले कुछ साल का क्वेश्चन बैंक देखो, एग्जाम पैटर्न देखो, तो भारतीय संविधान से बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। तो ये 11th के लिए भी इंपॉर्टेंट है और 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए आप लोगों को हम इसको ऑनलाइन पढ़ेंगे। कम यहाँ 12th वाला से भी आता है और इससे भी आता है, इससे ज्यादा आता है। अभी कुछ साल के देखो एक पैटर्न था, उसके बाद ये पूछेगा कि नहीं पूछेगा अगला साल, ये पता चलेगा तुमको तिमाही परीक्षा में। समझ गई? तो तिमाही परीक्षा देगी, अगर वहां संविधान से क्वेश्चन आ गया तो समझो कि तुमको 12th में फाइनल एग्जाम में भी इसका प्रश्न आना है। ठीक, नहीं आया तो थोड़ा सोचने वाला विषय है। तो 12th वाले बच्चों को तो पढ़ाया जा रहा है। राजनीति का जो 2 किताब है ऑफलाइन तो पढ़ा ही रहे हैं, ऑब्जेक्टिव भी सब करा रहे हैं, सब्जेक्टिव अभी नहीं करवाए हैं। सब्जेक्टिव इसीलिए हम अभी नहीं किए हैं कि थोड़ा देख लेते हैं तिमाही परीक्षा। तिमाही परीक्षा के पैटर्न के अनुसार अगर यहाँ से सवाल ज्यादा पूछेगा तो 12th वाले को यहाँ से ही क्वेश्चन ज्यादा मिलेगा, और अगर उन दोनों किताब से ज्यादा पूछा तो उस पर ज्यादा फोकस करेंगे। तो ये बिहार बोर्ड के गड़बड़ी है, 11th वाला चीज पूछता है 12th में, और ऊपरे से पूछेगा कि नहीं पूछेगा ये भी पता चलता है लास्ट में। लास्ट में भी वो बदल सकता है, अब इसमें टीचर कुछ नहीं कर सकता है। शुरू से वो संविधान से पूछते जाएगा, लास्ट में ना पूछेगा। अब इसमें हम क्या करें? हम तो उसी पैटर्न के आधार पर ना पढ़ाएंगे, या शुरू से नहीं पूछा लास्ट में पूछ देगा। तो हम ऐसे इसमें यही कर सकते हैं कि आपको जो 11th के ये किताब है उसको और 12th के जो किताब है तीनों को हम साथे लेके चलेंगे। ठीक, और ये एग्जाम की तैयारी ऐसे करवाएंगे कि आपको ज्यादा भार न पड़े। बाकी पैटर्न देख के उसके बाद जो रहेगा उस पर ज्यादा हम फोकस करेंगे 12th क्लास में। ठीक, तो चलिए, तो आज 11th क्लास के पॉलिटिकल साइंस के पहला किताब जिसका नाम है भारतीय संविधान, उसके चैप्टर नंबर 1 को हम लोग पढ़ेंगे, जिसका नाम है संविधान क्यों और कैसे। ये चैप्टर का नाम है। ठीक, अब आ जाइए आप लोग संविधान के बारे में। सबसे पहला सवाल आएगा कि ये संविधान होता क्या है। ठीक, तो आपको अगर पूछे कि संविधान किसे कहते हैं, संविधान से आप क्या समझते हैं, संविधान की परिभाषा दें, संविधान क्या है, संविधान का संक्षिप्त विवरण दे, कुछ भी आए तो आप बस यही बोलिएगा कि संविधान किसी भी देश का वह सर्वोच्च कानून है जिसके माध्यम, जिसके आधार पर, जिसके अनुसार उस देश की शासन प्रशासन व्यवस्था काम करती है, उस देश का सरकार काम करती है, उस देश की संस्था कार्य करती है। समझ गई? किसी भी देश का सबसे बड़ा चीज होता है संविधान। ठीक, संविधान होता है नियमों का एक दस्तावेज। ठीक, अगर लिखित रूप में बात करोगे तब, क्योंकि संविधान कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक लिखित और एक अलिखित। उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा संविधान को और जान लो। हम लोग अपने घर में भी संविधान फॉलो करते हैं। संविधान के मतलब है नियम कानून।
का संग्रह, ठीक, जहां नियम कानून का संग्रह होता है उसी को हम संविधान कहते हैं। बताओ क्या तुम्हारे घर में कोई नियम कानून नहीं है कि लड़की है तो तुमको ये काम करना है, ये करना है, लड़का को ये करना है, इतने बजे तक घर आ जाना है, इस टाइम पे ये है, पापा के अपना प्लानिंग है। जो सरकार काम करती है ना वो सारा काम हमारे परिवार में होता है, ठीक ना। यहाँ पे कोचिंग में आ रही है क्या, यहाँ पे संविधान नहीं है यहाँ के भी कुछ नियम कानून है कि आपको इतने बजे क्लास आना है, ये एग्जाम होगा, ऐसे सब कुछ एक पैटर्न है, उस नियम के अनुसार हम लोग काम करते हैं। तो जहां नियमों का संग्रह हो उसी को हम क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं, ठीक। जब यही नियम के संग्रह देश के लिए काम करता है तो असल में संविधान वही है। हम लोग का ये तो एक समझने के लिए उदाहरण है कि परिवार में, स्कूल में, क्लास में भी हम एक तरह से संविधान को फॉलो करते हैं, लेकिन असल में जो संविधान कहते हैं वो किसको कहते हैं, जो देश चलाने के लिए नियम कानून बनता है ना उसके संग्रह को कहते हैं। क्लियर। तो देखो संविधान वह सर्वोच्च कानून संविधान वह सर्वोच्च कानून होता है जो किसी देश के शासन चलाने के नियम, अधिकार और कर्तव्यों को निर्धारित करता है, ठीक। अब संविधान होता है दो प्रकार के, एक है लिखित संविधान और एक होता है अलिखित संविधान। लिखित वो जिसका नियम कानून एक किताब में लिख दिया जाता है और उसी के आधार पे काम करता है। अब बताओ तुम्हारे कोचिंग का जो संविधान है वो लिखित है कि अलिखित है, कोई किताब नहीं है इसका, चल रहा है पारंपरिक रूप से। स्कूल के अलिखित रूप में है, परिवार में अलिखित रूप में है। कुछ चीजें लिखित होती है जैसे रूटीन बना लिए, लिखित हो गया, कुछ और भी काम कर लिए कि ये काम, तो कुछ लिखित रूप में रहता है, नहीं तो ज्यादातर हमारा कैसा रहता है नियम, अलिखित। ये चीज क्लियर हुआ, संविधान समझ में आया। नियम कानून के संग्रह को संविधान कहते हैं। संविधान दो प्रकार के होता है, एक होता है लिखित संविधान और एक होता है अलिखित संविधान, ठीक। लिखित वह जिसमें सारे नियम कानून को लिख दिया जाता है और उसी के आधार पर शासन प्रशासन काम करता है। अलिखित वो जिसमें संविधान लिखा हुआ नहीं रहता है, नियम लिखा हुआ नहीं रहता है, बल्कि एक पारंपरिक रूप से चलते रहता है, ठीक। अब इसको किताबी भाषा में देख लो। जिस संविधान के नियम कानून और प्रावधान एक व्यवस्थित रूप में लिखित दस्तावेज में डाल दिया जाता है, संकलित किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, लिखित संविधान कहते हैं। जैसे भारत के संविधान कैसा है, लिखित है। अभी जो ये तुमको थंबनेल पर दिख रहा है ना, ये भारत के संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये हमारा संविधान है। इसी के आधार पर हम यहाँ, इसी के आधार पर, इसमें जो नियम है उसी के आधार पर हमने के पूरा देश के शासन प्रशासन काम करता है, समझ गई। उसके बाद अमेरिका के भी संविधान लिखित है। अगर लिखित संविधान की शुरुआत पहली बार किसी ने किया है तो वह है अमेरिका, समझ गई। हाँ, और सबसे छोटा संविधान है अमेरिका के और सबसे बड़ा है भारत के। अगर कोई पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है, भारत का, लिखित रूप में, ठीक, ऐसे पूछेगा कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, भारत का, और सबसे छोटा लिखित संविधान अमेरिका का, समझ गई। सबसे कठोर संविधान अमेरिका के, सबसे छोटा है लेकिन सबसे कठोर है। भारत के संविधान लचीला है, ना तो ज्यादा कठोर है ना ज्यादा कमजोर है, वो बीच में है। कुछ ऐसे नियम जो एकदम आराम से बदले जा सकते हैं, कुछ ऐसे नियम जिसको बदलना बहुत कठिन है, इसलिए इसको लचीला माना जाता है, समझी। तो ये सब आगे हम लोग अभी पढ़ते चलेंगे। अब देखो अलिखित संविधान, तो वैसा संविधान जिसका नियम लिखित दस्तावेज में ना होकर के परंपरा, प्रथा और पुराना जो न्यायिक प्रक्रिया है उसके अनुसार चलते रहता है, तो उसको हम कहते हैं अलिखित संविधान। और ऐसा संविधान विश्व में एक देश का है जिसका नाम है ब्रिटेन। लेकिन ब्रिटेन में सब अलिखित नहीं है, उसका कुछ हिस्सा लिखा हुआ है और कुछ पुराने तरीके से ही चलते जा रहा है। जो पुराना तरीका था ना, जो कि मान लो जैसे पुराना में था कि कोई चोरी किया है तो उसको 10 साल की सजा होगी, तो लिखा हुआ कहीं नहीं है कि चोरी करने वाला को 10 साल की सजा, पहले होता था तो आज भी होगा, तो उसको हम किस में रखते हैं, अलिखित संविधान में। इसमें कोई दिक्कत है? भारत में हर चीज लिखा हुआ है, लिखित रूप में है, उसी के आधार पे काम करता है। अब नियम कानून भी दो तरह के होते हैं भारत के, अगर संदर्भ में बात करो तो एक होता है संवैधानिक, एक होता है गैर संवैधानिक, ठीक। संवैधानिक वो जिसको वो किताब में लिखल है,
गैर संवैधानिक वो जो किताब में लिखल नहीं है, लेकिन किताब के नियम कानून के आधार पे ही नया कानून बनाया गया है। तो संविधान में नहीं है लेकिन नियम में है, तो उसको कहते हैं गैर संवैधानिक। समझी? तो ऐसे तरह दो तरह के हमने के नियम कानून है यहाँ पे, उसमें कोई दिक्कत? आगे बढ़ी, चलिए। तो अलिखित समझ में आ गया। जो परंपरा प्रथा पर प्रचलित जो प्रचलन है उस पर जो निर्भर होता है, उसके आधार पे जो काम करता है, जो लिखे हुए रूप में नहीं होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? अलिखित संविधान। किस देश में अलिखित संविधान है? ब्रिटेन में। ठीक। अब है कि आखिर हमें इस संविधान की आवश्यकता क्यों है, ये संविधान करता क्या है, हमें क्यों ये चाहिए? तो 4 फैक्टर हैं। आपको एनसीईआरटी के जो बुक है उसमें बड़ा बड़ा लेक्चर देके 4 शॉर्ट में बताया गया, हम वो चारों शॉर्ट में आपको बता रहे हैं कि का चीज ये देता है, क्यों हमें संविधान चाहिए। पहला चीज, संविधान कुछ बुनियादी नियम तय करता है, वो नियम हमें देता है ताकि हम एक दूसरे के साथ मिल के रहें, एक दूसरे के साथ संबंध बना के रखें, एक दूसरे पर विश्वास रखें। जैसे यहाँ पे हमने के संविधान में समानता के अधिकार दिया गया है, इसलिए हम लोग मिलजुल के रहते हैं, क्योंकि हमें विश्वास है कि हम इसके साथ रह रहे हैं, अगर ये मेरे साथ भेदभाव करेगा तो हम इसके खिलाफ मुकदमा दायर कर देंगे और संविधान इसके खिलाफ कार्रवाई करेगा, सरकार कदम उठाएगी। तो विश्वास बना हुआ है, रह रहा है। अगर ये चीज नहीं होता तब तो क्या ये विश्वास रहता? आज यहाँ पे किसी दूसरे धर्म के, कुछ दूसरे क्षेत्र के लोग आके यहाँ रह सकते हैं, रोजी रोजगार कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि संविधान वो अधिकार देता है, वो विश्वास देता है हमें कि आप ये करिए, आपकी सुरक्षा के लिए हम हैं। तो पहला, इसलिए हमको संविधान चाहिए। दूसरा, संविधान ये तय करता है कि निर्णय कौन लेगा और सरकार कैसे बनेगा, ये हम तय नहीं करते हैं। हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री का पद कितने साल के लिए होगा, वो कैसे बनेगा, राष्ट्रपति का कैसे होगा, सब कुछ कहाँ है? संविधान में है। सरकार का काम कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, ये सब कहाँ लिखा हुआ है? तो सरकार को निर्णय लेने, शासन प्रशासन चलाने का अधिकार यही देता है। सरकार कैसे बनेगी, अगर सरकार करप्ट निकल गई, भ्रष्ट निकल गई, तो उसको कैसे हटाया जाएगा, इन सारे नियमों को कहाँ रखा गया है? तो इन चीजों के लिए भी हमें संविधान की आवश्यकता होती है। फिर है, संविधान सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमाएं लगाता है। पूरा शासन प्रशासन कौन चलाता है देश में? सरकार। तो कई बार सरकार गलत नियम कानून भी ला सकती है, तो उसको रोकने का अधिकार देता है कौन? संविधान। उसका सीमा तय कर देता है कि सरकार इससे बाहर नहीं जा सकते, उसको इस दायरे के अंदर रह के ही काम करना होगा। अब उसको कौन बताएगा कि आपको इसी दायरे के अंदर रहना है? तो संविधान बताता है कि संविधान में लिखा हुआ है कि इससे बाहर आप नहीं जा सकते हैं। जैसे हमने के संविधान में मिलता है एक मौलिक अधिकार 6 गो, सरकार उस मौलिक अधिकार को हमारे अधिकार में से या जो भी है उसमें से वो छीन नहीं सकता है, वो बदल नहीं सकता है, वो नहीं कहेगा कि तुमको हम ये अधिकार नहीं देंगे। वो जो भी नियम कानून बनाएगा तो इस बात को ध्यान में रखेगा कि हमारे मौलिक अधिकार का कोई बुरा प्रभाव न हो, यानी उस पर इसका आंच ना आए, वो सुरक्षित रहे। समझी? तो वो कौन तय करवाता है? संविधान करवाता है। इसलिए भी हमें संविधान की जरूरत है, क्योंकि वो उस पर एक बैरियर लगाने का काम करता है, एक सीमा तय करता है कि सरकार को कि इससे बाहर आप नहीं जा सकते, आप लिमिटेशन में रहिए। और वो सरकार चाह के भी उसका उल्लंघन नहीं कर सकते। अगर कर दी तो फिर उसको हटाने की प्रक्रिया भी कहाँ है? हमारे संविधान में। इसलिए हमें संविधान चाहिए, यही उसका काम है। और चौथा काम है कि संविधान सरकार को कुछ ऐसी भी शक्तियां देती है जिससे कि वो जनता की इच्छाओं की पूर्ति कर सके और सबके साथ न्याय कर सके। सरकार जो भी काम करती है वो अपने मर्जी से नहीं करती है, उसको संविधान के अंदर रह के ही काम करना पड़ता है। संविधान के बाहर जैसे जाके काम करेगी, सुप्रीम कोर्ट उसको खारिज कर देगा कि नहीं, ये संविधान का उल्लंघन हो रहा है। और आगे हम जैसे जैसे पढ़ेंगे ना तो इन चीजों को देखेंगे, समझेंगे कि कब कब ऐसा हुआ है। कई बार हुआ है कि सरकार अपने सीमा क्षेत्र से बाहर चली गई और जैसे ही ये बाहर गई है तो उस पर रोक लगाया गया है। हमें भी अधिकार है, अगर लग रहा है कि सरकार के द्वारा बनाया गया कोई नियम कानून हमारे अधिकारों के विरुद्ध जा रही है, तो हम उसमें विरोध कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, सरकार की आलोचना कर सकते हैं। और ये सारा अधिकार हमें कौन देता है? संविधान देता है। इसलिए हमें संविधान की आवश्यकता है, यही इसका काम है मुख्य रूप से। इसमें कोई दिक्कत?
अब आओ यहाँ पे कि भारतीय संविधान बना कैसे। तो भारतीय संविधान बनाने के लिए दो पैटर्न में, मतलब दो भाग में हम इसको पढ़ते हैं। पहला पढ़ते हैं कि आखिर हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी, और दूसरा पढ़ेंगे कि कैसे कैसे ये बना। एक दिन में संविधान नहीं बना है, संविधान को बनने में लंबा समय लगा है। संविधान क्यों बना, तो थोड़ा सा इतिहास में अब चलो यहाँ से, ठीक, इतिहास में ले चलते हैं, कुछ पॉइंट्स बताएंगे 5 6 7, और उसके बाद आपको फिर बताएंगे कि कैसे ये बना। तो देखो कहानी में चलिए आप लोग को शुरू करते हैं हम 1498 से। वो टाइम जब एक पुर्तगाली व्यक्ति वास्को डिगामा भारत में आया समुद्री रास्ते के खोज करके, और जैसे ही वो आया कई सारे और विदेशी यात्री यहाँ आने लगे। इंग्लैंड से आए, डेनमार्क से आया, स्पेन से आया, पुर्तगाल से आया, फ्रांस से आया, अलग अलग देशों से लोग हमारे यहाँ आने लगे, क्योंकि यहाँ पे मसाले, कपड़े या और भी जो भी कीमती चीज है वो मिलता था। ये लोग आए, यहाँ पे व्यापार करने लगे। ठीक उसी दौरान 1600 ईस्वी में बना ईस्ट इंडिया कंपनी, और ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ के है, इंग्लैंड के। उस टाइम पे इंग्लैंड की महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम। ठीक, हाँ एलिजाबेथ द्वितीय भी थी, जो इधर 4-5 साल पहले उनकी मृत्यु हुई है, तो एलिजाबेथ प्रथम थी। ठीक, तो वो कही ईस्ट इंडिया कंपनी को कि तुम जाओ और भारत से व्यापार करो, अकेले खाली तू, और कोई इंग्लैंड की कंपनी नहीं आएगा, खाली तू। अब इंग्लैंड की कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांस के भी आए है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, अलग अलग देश के कंपनी है। अब इनमें आपसी टकराव चल रहा है। फ्रांस वाला चाह रहा है कि हम पूरे भारत में अकेले व्यापार करें, इंग्लैंड वाला चाह रहा है कि हम करें, पुर्तगाल वाला चाह रहा है हम करें, स्पेन वाला चाह रहा है हम करें, और इस होड़ में अंततः जीतता कौन है, ईस्ट इंडिया कंपनी यानी इंग्लैंड। इंग्लैंड जैसे ही इसमें आगे निकलता है, तो यहां से वो व्यापार कर रहा था, और व्यापार में वहां से सोना चांदी लाता था, यहाँ सामान खरीद के ले जाता था। अब वहां से इतना सोना लाया ना, इतना सोना कि यहाँ पे इंग्लैंड में सोना की कमी हो गया। वहां की महिलाएं आंदोलन कर दी कि सब सोना तू लेके व्यापार कर लेगा, भारत भेज देगा, तो हम लोग के गहना कहाँ से बनेगा, जेवर। अब वहां पे महारानी है, अब महारानी के भी जेवर चाहिए, औरत जात के कमजोरी है, कपड़ा साड़ी और ये जेवर। ठीक, तो वो महारानी कह दी ईस्ट इंडिया कंपनी को कि देखो तुमको अब इंग्लैंड से सोना ले जाने के लिए नहीं मिलेगा, अब तुम अपना कोई उपाय करो। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने ये चैलेंज था, कैसे अभी व्यापार करें, सोना नहीं लेंगे तो ले जाएंगे कैसे यहाँ से सामान। और उसी दौरान यहाँ के जो मुगल के अंतिम जो शक्तिशाली राजा था औरंगजेब, उसकी मृत्यु हो गई 1707 में, मर गया। और जैसे ही मजबूत राजा मरता है, बाकी लोग आपस में लड़ने लगते हैं राजा बनने के लिए। देख लो अभी विजयनगर साम्राज्य में हम लोग पढ़े थे, कैसे लड़ जाता था, लड़ गया। अंग्रेज इसी मौके के तलाश में था, और इसके साथ उसने क्या किया, पहला लड़ाई 1757 में पलासी का युद्ध, और इसमें भारत के जो राजा था सिराजुद्दौला उसको हरा दिया। यहां से उसको चस्का लगा, ठीक, अपना मनपसंद उसी के सेनापति को वो राजा बना दिया, और व्यापार करने लगा। अब उसको सोना की जरूरत नहीं है। बाद में जब राजा को लगा, उसका नाम मीर जाफर था, उसको लगा कि अंग्रेज हमारा जो जास्ती कर रहा है, पूरा इतिहास का अलग एक कहानी हम शॉर्ट में बता रहे हैं, तब वो थोड़ा सा अंग्रेज से कटने लगा, अंग्रेज को महसूस हुआ, तब वो राजा बनाया उसके दामाद को, मीर कासिम को। मीर कासिम राजा बना, उसको पहले से ही पता था कि अंग्रेज लूट रहा है, तो वो फिर मुगल बादशाह जो थे उस टाइम के वो, और एक अवध के राजा, तीनों मिल के अंग्रेज से लड़े 1764 में बक्सर का युद्ध। और इस युद्ध में तीनों राजा हार गए, अंग्रेज जीत गया। और तब अंग्रेजों ने मुगल बादशाह से करवाया एगो संधि, फोन आयल है मैया, संधि का करवाया, संधि करवाया कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा वाला जो क्षेत्र है वो हमको दे दो। अब राजा को युद्ध में हार चुका है, तो मजबूरी में वो जगह देना पड़ा, और जैसे ही वो जगह मिला, पूरे जगह पर उसका अधिकार हो गया, नहीं, ठीक, तो उसका अधिकार हो गया। वहां से उसको चस्का लगा, और धीरे धीरे ये कहानी आगे बढ़ते चला गया, ठीक, और वो अपना साम्राज्य अंग्रेज फैलाते चला गया, फैलाते चला गया। और देखो तो 1757 के लड़ाई तक देखो तो पूरे भारत को कब्जा
कर चुका है। और 1757 में भी लड़ाई हुआ, उस लड़ाई में भी हम लोग हार गए। वो भी हमारे लिए एक बहुत चिंता के विषय था, एक बहुत बड़ा मतलब धक्का लगा था हम लोगों को, इतना बड़ा आंदोलन असफल कैसे हो गया। तो कुछ इस तरह की कहानी थी। अब इसमें देखो संविधान कहाँ है, क्यों आया संविधान, तो उसके पीछे कहानी ये है कि अंग्रेज जैसे यहाँ पे शासन स्थापित किया, वो क्यों किया था, हमारे फायदे के लिए कि अपने फायदे के लिए। वो जो भी नियम कानून बनाएगा वो हमारे फायदे के लिए कि अपने फायदे के लिए, तो अपने फायदे के लिए बना रहा था और हमारा हो रहा था शोषण। तो हमें लगा, हमारे लोगों को लगा, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को लगा कि हमारा भी कुछ अधिकार होना चाहिए, और उसी के लिए लड़ाई शुरू हुई, अधिकार की मांग शुरू हुई। और वहीं से जन्म हुआ किसका, संविधान का, कि हमें संविधान चाहिए। लेकिन ये संविधान तुरंत अंग्रेज नहीं दिया, इसकी मांग लगभग देखो तो 1885 में जब कांग्रेस बन गया उसी दौरान से समझो कि चलने लगा, ठीक, पृष्ठभूमि वहीं से तैयार हो गई। लेकिन मिला कब, 1946 में, लंबे समय के बाद दिया। तो काका पैटर्न था उसको एक बार हम लोग यहाँ अब देख लेते हैं। शॉर्ट में कहानी बता दिए, अब एक बार शॉर्ट में यहाँ देख लो। देखो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में सबसे पहले 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी बना और एलिजाबेथ ने इसको दे दिया एकाधिकार चार्टर एक्ट के तहत कि जाओ तुम भारत से व्यापार करो अकेले, इसको फायदा था। आ गया यहाँ पे कर रहा है। 1764 की युद्ध हुआ था, हम लोग हार गए, और उसके बाद समझौता हुआ, और समझौता के नाम है इलाहाबाद समझौता। बक्सर की युद्ध हुआ 1764 में, और 65 में इलाहाबाद समझौता हुआ। और इस समझौते के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी ले लिया। यानी यहाँ के जो भी इनकम होगा वो कौन रखेगा, अंग्रेज रखेगा। यहाँ के सामान को औने पौने दाम पर अपने मर्जी से खरीद के अपन देश भेजेगा। अब वो चाहेगा कि हम पूरे भारत पे कब्जा करें, तो धीरे धीरे वो अपना विस्तार करेगा। इसी दौरान आया बीच में एगो ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 1773 में। इसमें क्या किया गया कि कहा गया कि ये जो बंगाल है ना, इस बंगाल को संभालने के लिए एक व्यक्ति होगा, एक व्यक्ति इसको संभालेगा, और उसको कहा जाएगा क्या, गवर्नर जनरल। तो गवर्नर जनरल पद की शुरुआत कब हुई, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। और ये इसमें कौन बना पहला बार, वॉरेन हेस्टिंग्स को गवर्नर जनरल बनाया गया। अब यहाँ पे ध्यान समझना, कंपटीशन में फंस सकता है सब। देखो तुम अगर गूगल वगैरह करोगी या कहीं भी पूछोगी कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो आएगा वॉरेन हेस्टिंग्स। लेकिन अगर गहराई में जाओ तो वॉरेन हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर जनरल नहीं है, वो कहाँ के है, बंगाल के है। लेकिन बंगाल तो भारत में है, तो वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल नहीं बना था। कहाँ के बना था, सिर्फ और सिर्फ बंगाल के। लेकिन प्रथम इसी को माना जाता है। एक्चुअल में जो पूरे भारत के बना है वो दूसरा व्यक्ति है, और वो व्यक्ति आएगा तुमको इधर देखो, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये बना था पहली बार पूरे भारत का गवर्नर जनरल, समझ गई। जो वॉरेन हेस्टिंग्स है वो मुख्य रूप से कहाँ के है, बंगाल के। लेकिन हर जगह जब भी पूछेगा कोई कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो वॉरेन हेस्टिंग्स। लेकिन याद रखना कहाँ के है, खाली बंगाल के। अगर कोई गहराई में जाए तो ये बात आपको बताना है, ठीक। इसी एक्ट के तहत 1773-74 में कलकत्ता में पहला बार क्या बना, उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, समझ गई। फिर आया 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट, और इसके तहत कंपनी ने क्या किया, कहा कि व्यापार के लिए अलग नियम रखो और राजनीति के लिए अलग। इससे पहले क्या हो रहा था, एक जैसे यहाँ पे समझो हम अभी कैसे हैं, तो मान लो हमारा भी टीचर की कमी है या इनकम कम है, तो आर्ट्सो हम ही पढ़ा दिए, साइंसो हम ही पढ़ा दिए। लेकिन जब हमके पास इनकम वगैरह या लगा कि हम बच्चे बढ़ गए, व्यवस्था नहीं संभाला जा रहा है, तो क्या करेंगे, आर्ट्स के लिए अलग टीचर, साइंस के लिए अलग। वैसे यहाँ हो रहा है, पहले कंपनी ही दोनों चीजें संभाल रही थी अकेले, व्यापार भी और जो राजनीतिक काम है वो भी। फिर पिट्स इंडिया एक्ट के तहत क्या किया गया, दोनों काम को अलग कर दिया गया कि कुछ लोग हैं वो राजनीति को संभालेंगे और कुछ लोग व्यापार को संभालेंगे, ऐसे करके इसको बांट दिया गया। फिर आया चार्टर अधिनियम 1833 में, और इसमें क्या बदलाव किया गया, तो इसमें बदलाव यही हुआ कि जो गवर्नर जनरल खाली बंगाल के होता था उसे पूरे भारत का घोषित कर दिया गया। और पहला बार कौन बना,
लॉर्ड विलियम बेंटिक। समझ गई? ये क्लियर हुआ? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक पहली बार पूरे भारत के गवर्नर जनरल बने। उसके बाद आया तुमको भारत शासन अधिनियम 1858। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे एक साल पहले क्या हुआ है, 1857 की क्रांति हुई है, सैनिक विद्रोह हुआ। लगभग भारत के, खास करके उत्तर भारत में बात करो तो अच्छा खासा भाग आंदोलित हो गया था। आप यहाँ हमने बिहार में बात करिए तो वीर कुंवर सिंह, झांसी में रानी बाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ये यहाँ पेशवा बाजीराव, फिर तुमको, हाँ कुछ बोलिए, फिर से बोले, हम बोल रहे हैं तांत्या तोपे, कई सारे लोग हैं। तो एक तरह से 1857 में कई सारे जमींदार राजा भी अंग्रेज के खिलाफ आंदोलन किए, और सबसे बड़ी बात है इस टाइम के कि खुद सेना ही आंदोलन कर रहा था। हाँ, मंगल पांडे इसी में थे, उनको माना जाता है शुरू करने वाला, वही पहला व्यक्ति थे जो ये विद्रोह शुरू किए थे, ठीक ना। तो कंपनी के सेना ने ही कंपनी के विरुद्ध आंदोलन कर दिया। लोगों ने, जो जमींदार ये सब थे, राजा थे या नवाब थे, उन लोगों ने इसको सुनहरे मौके के रूप में देखा और वे लोग भी इस आंदोलन में साथ दिए। बहुत बड़ा आंदोलन था, लग रहा था कि अब भारत आजाद हो जाएगा, अंग्रेज भागेगा, लेकिन हम लोग इस आंदोलन में भी सफल नहीं हो पाए, ठीक। और ये हमारे लिए एक बहुत बड़े धक्का का काम किया था, ठीक। और अंग्रेजों के लिए भी एक बहुत बड़ा सबक था, वो सीख गया था कि अगर अगली बार ऐसा हुआ तो शायद हम हैंडल न कर पाए। तब 1858 में एक नया नियम लाया गया। उस टाइम पे इंग्लैंड की महारानी थी विक्टोरिया, एलिजाबेथ मर गई हैं, अभी कौन है, महारानी विक्टोरिया। तो पहले भारत के पूरा शासन प्रशासन कौन संभालता था, पहले संभालता था कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी संभाल रहा था। इस नियम के तहत कहा गया कि नहीं, अब कंपनी शासन प्रशासन नहीं चलाएगी, जनता आंदोलन कर दे रहा है, अब शासन प्रशासन कौन संभालेगा, महारानी विक्टोरिया, ठीक। तो ये जो सत्ता है वो कंपनी से लेकर के किसके हाथों में दे दिया गया, अब भारत में जो भी होगा उसका फैसला कौन करेगी, महारानी कहाँ के है, तो वो कहाँ रहेगी, इंग्लैंड की भारत, तो इंग्लैंड से यहाँ के मामला वो कैसे जानेगी। तब उन्होंने कहा कि हम तो इंग्लैंड में रहेंगे लेकिन मेरा एक आदमी यहाँ रहेगा, और उस आदमी का नाम रख दिया गया वायसराय। पहले उसी को क्या कहते थे, गवर्नर जनरल। अब कहें कि नहीं गवर्नर जनरल नहीं, अब क्या चीज, अब बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन होता है, या तुम भी कुछ दिन बाद भुला जाओगे कि गवर्नर जनरल और वायसराय में क्या अंतर है। सीधा सा अंतर है, 1857 के पहले जो था गवर्नर जनरल जो कंपनी के लिए काम करता था, 1857 के बाद जो आया वो वायसराय जो महारानी के लिए काम करता है, इतने दोनों में अंतर है। तो ये 1858 में क्या किया गया है, वायसराय के पद लाया गया, गवर्नर जनरल को हटा करके वायसराय पद लाया गया, कंपनी से सत्ता लेकर के महारानी के हाथों में दे दिया गया, अब सब कुछ वही संभालेगी। तो एक बड़ा परिवर्तन हुआ, और ऐसे करके शासन प्रशासन चलते जा रहा है, ठीक। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसको मांटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहते हैं। यह वो नियम है जब अंग्रेजी सरकार को लगा कि हम अकेले शासन नहीं चला सकते, यानी सिर्फ केंद्र नहीं रह सकता है। हमने कहा ना अभी कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार है, तो इसकी शुरुआत यहीं से मानी जाती है। इसको हम डीआरकी भी कहते हैं या द्वैध शासन कहते हैं। तो इस नियम में पहला बार यही कहा गया कि एक केंद्र में, यानी ऊपर सरकार होगी या एक उसके मदद के लिए नीचे भी प्रांत में, राज्य में एक सरकार रहेगी। इसकी शुरुआत यहाँ से हुई थी। ये बनाने वाले कौन है, मांटेग्यू और चेम्सफोर्ड, इसीलिए इसको मांटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहते हैं। समझ गई? इसमें मांटेग्यू कौन है, तो यहाँ के सचिव थे, और चेम्सफोर्ड उस टाइम पे भारत के वायसराय थे। तीन लोगों ने मिलकर के अधिनियम लाया था, ठीक। और इसी दौरान अगर हम यहाँ से आए, संविधान की मांग हम लोग कब से करने लगे, तो इसी कहानी में एक कहानी आएगा कि जब 1857 की क्रांति हुई, हम लोग विफल हुए, नियम बदला, तो हम लोगों ने भी एक राजनीतिक दल बनाया। कब? 1885 में, जिसका नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक। और यहीं पे पहला बार ये महसूस किया गया कि हम लड़ाई करके अंग्रेज से
नहीं जीत सकते हैं, हमें आंदोलन करना पड़ेगा, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, अपने अधिकारों की मांग करनी पड़ेगी। और यहाँ से धीरे धीरे ये मांग चलने लगा। अब उसी को क्रमबद्ध तरीके से समझो, कब कब मेन रहा है, जब संविधान की मांग हुई और उसके बाद अंततः 1946 में हमारा संविधान सभा का गठन हुआ था। ठीक, और उसके बाद संविधान बनने में लग गया 2 साल 11 महीना 18 दिन, और फाइनली 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्णतः लागू हुआ। तो वो आगे क्लास में देखेंगे। आज देखो कब कब मांग हुआ है। सबसे पहले 1885 में नेशनल कांग्रेस बन गया। ठीक, पहली बार जो कॉन्स्टिट्यूशन शब्द का प्रयोग हुआ वो कब है? 1800, यानी कि जो संविधान की बात हुई वो कब? 1895 में। और इसका बात करने वाला पहला व्यक्ति जो थे वो कौन है? बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने ही पहली बार कहा था कि हमारे अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए और उसके लिए संविधान होना चाहिए, नियम कानून होना चाहिए। कब आया? 1895 में। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट है तुमको 1919 से 22, बीच में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। लेकिन 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आया, द्वैध शासन आया। वहां भी मांग किया गया कि हम लोगों को शासन में हिस्सेदार बनाओ। और देखो इस टाइम पे क्या हुआ है? जालियांवाला बाग हत्याकांड इसी दौरान, असहयोग आंदोलन इसी दौरान। और इन घटनाओं के दौरान ये महसूस किया गया कि हमारा भी कुछ अधिकार होना चाहिए, हमारा भी संविधान होना चाहिए। और इस टाइम पे गांधी जी भी संविधान का समर्थन किए थे कि भारत का अपना संविधान होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस देगा नहीं दिया, इग्नोर मारा। फिर समय बीतते गया, आया टाइम कौन? 1927-28। तुम लोग याद करो वो साइमन गो बैक, साइमन कमीशन। वो उसका यही काम था कि जांच करके संविधान बनाना था, और 7 अंग्रेज था। तो भारतीयों ने उसका विरोध किया, कहा कि नियम कानून भारत के लिए बनाना है और है सब अंग्रेज, 2-4 गो एगो तो रखो भारतीय, नहीं तो नहीं बनवाएंगे। तो अंग्रेजों ने हम लोगों को चैलेंज दिया, कहा कि अगर तुम में दम है तो तुम अपना संविधान बनाओ, अगर हमारे वाला नहीं रखेगा, साइमन कमीशन वाला कि हमारी बात नहीं मानेगा, तो तुम अपना बनाओ। लेकिन एगो शर्त है, जो बनाएगा उस सब कोई मान्य होना चाहिए, यानी सब कोई उसको माने, सर्वमान्य होना चाहिए, और नहीं तो हम उसको नहीं पारित करेंगे। ये चैलेंज दे दिया कौन? अंग्रेज भारतीयों को। ठीक, उस टाइम पे सबसे बड़ा राजनीतिक पार्टी कौन है? कांग्रेस। और कांग्रेस में थे मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी। ठीक, तो मोतीलाल नेहरू और 8 और थे, तो इन 9 लोगों ने मिल करके एक संविधान तैयार किया, भारत का पहला संविधान, जिसमें यह बात की गई कि लोकतंत्र होगा, सबको वोट देने का अधिकार होगा, समानता होगी, स्वतंत्रता होगी, इन सारी चीजों को उसमें रखा गया और ये पूरा तैयार किया गया। इसी को कहा जाता है नेहरू रिपोर्ट। ये 1928 में बन के तैयार हुआ, पेश किया गया। नेहरू जी इसके हेड थे, इसलिए इसका नाम क्या है? लेकिन कंफ्यूज ना होना, जवाहरलाल नेहरू नहीं है, कौन है? मोतीलाल नेहरू। ठीक, तो नेहरू रिपोर्ट 1928 में आया, पेश किया गया, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं हो सका, क्योंकि मुस्लिम लीग ने इसको बहिष्कार किया कि ये नियम नहीं चलेगा। बहिष्कार किया, ये कहो कि अंग्रेजों द्वारा उसका बहिष्कार करवाया गया। अंग्रेज तो मुस्लिम लीग बनवाया था इसीलिए कि जब भी आंदोलन बड़ा होगा इन दोनों का आपस में लड़वा देना है। अब जैसे हम लोग आगे निकलते थे ना, अंग्रेज हमनी के भिड़ जा, तब बढ़िया तो था, जब हमनी के संविधान बना तो इसमें से लगभग सभी चीजों को उसमें डाला गया, आज है वो सारी चीज। लेकिन अंग्रेज शर्त रखा था कि सब कोई मानेगा तबे हम उसको पास करेंगे, नहीं तो हम पास नहीं करेंगे। अब मुस्लिम लीग उसका बहिष्कार कर दिया और इस वजह से ये रिपोर्ट पास नहीं हो पाया, मामला दब गया। फिर आया टाइम तुमको 1934। 1934 में पहला बार एम.एन. रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय ने सबसे पहले संविधान सभा की मांग की, ये विचार रखे कि देखिए नेहरू जी जो बनाए 1928 में, तो 8 लोग 9 लोग ऐसे मिल के बनाया था, इसलिए उनमें कई सारा गड़बड़ी रहा।
अब की हम लोग अंग्रेज से कहते हैं कि हमको संविधान सभा बनाने का मौका दो, हम अपने देश से अलग अलग लोगों को लाएंगे, आज सबको मिल के बनाएंगे, तब कैसे काटेगा? अब कैसे काटबो? सबको जब मिल के बनैली है, तू अपन पसंद के आदमी भेजल ही है, ये अपन पसंद वो अपन पसंद और मिल के बनाया है, तो कोई काट सकता है? तो पहला बार संविधान सभा का विचार कौन रखा? एम एन रॉय। कब? 1934 में। लेकिन सरकार उसको, अंग्रेजी सरकार नहीं मानी। फिर 1935 में आया भारत सरकार अधिनियम, और इसमें कई सारी सुधार किए गए। और हमनी के संविधान में ज्यादातर चीज कहां से है? यहीं से, जो अंग्रेज लेके आया था ना, भारत सरकार अधिनियम 1935, उसका बहुत सारा चीज हमारे संविधान में डाला गया है, क्योंकि कई सारे सुधार इसमें किए गए थे। इसमें प्रांतीय स्वायत्तता की बात भी की गई थी, मतलब प्रांत वाले को भी सरकार गठन करने का अधिकार मिलेगा राज्य स्तर पर। ऐसे हम लोग जो कहते हैं पॉलिटिकल साइंस है, उसको राज्य नहीं प्रांत या इकाई बोलते हैं। तो उसमें भी अपना एक सरकार होगा। ठीक, एक चीज इसमें है, ये डोमिनियन स्टेट वही था, उसी चीज का मांग था नेहरू रिपोर्ट में। तो ये रिपोर्टें खत्म, तो ये भी खत्म हो गया था। ये वाला समझ में आया? कहा था 1935 में तो सुधार हुआ, लेकिन भारतीयों ने कहा कि हमको सुधार नहीं चाहिए, पूरा संविधान हम अपने तरीके से बनाएंगे, तो सुधार हमको नहीं चाहिए। अंग्रेज ये मानेगा क्यों? 1935 में सुधार क्यों किया? तो इसका वजह है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चला था 1930 से, समझी? तो वो एक बहुत बड़ा कारण था जिसकी वजह से सुधार करना पड़ा था। लेकिन भारतीयों ने कहा कि हमें सुधार नहीं, पूरा अपना संविधान चाहिए। अंग्रेज इस बात के लिए तैयार नहीं हुआ, और आगे चल के 4 साल बाद एगो घटना हो गया। कौन सा घटना? 1939 में क्या हुआ है? बहुत बड़ी घटना है। 1939 से 45 के बीच में, प्रथम 1939 से 45 के बीच हो गया द्वितीय विश्व युद्ध, और इस युद्ध में ब्रिटेन भी लड़ रहा था। अब ब्रिटेन को चाहिए मदद, किससे? भारतीयों से। ठीक, तब भारतीय का मदद करेगा? तब देखो आगे 1939 में लड़ाई शुरू हो गया है। 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया, और ब्रिटिश सरकार ने पहली बार संविधान बनाने के बात को लगा कि अभी स्वीकार कर लेगा। ऐसी कुछ बात की जिसे लगा ना कि अंग्रेज अब हमको संविधान बनाने के लिए संविधान सभा गठन करने का मौका देगा। ठीक, लेकिन ये सब अंग्रेजों की चाल है, उसको भारतीयों से मदद चाहिए। अगले 2 साल के अंदर 1942 में अंग्रेज ने एक व्यक्ति को भेजा जिसका नाम है क्रिप्स, तो उसको कहते हैं क्रिप्स मिशन। ये सब इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, ठीक ना? क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में। तो क्रिप्स मिशन, और तो ना लिखे तो अब ना लिखेगी, इतिहास में भी पढ़ना है, लास्ट चैप्टर में जाएगी ना, तो 1-2 चैप्टर लास्ट वाला ये सब पढ़ना है वहां भी। तो क्रिप्स मिशन आया 1942 में। इसका काम का था, इसको भारत आना था, भारत आकर के भारतीयों से सहयोग लेना था। किस चीज का सहयोग? कि हमको ये जो युद्ध चल रहा है विश्व युद्ध दूसरा का, उसमें मेरी मदद करो। अगर तुम हमको मदद करोगे तो हम तुमको संवैधानिक अधिकार देंगे। कौन कहा? क्रिप्स मिशन। किससे? भारतीयों से। क्या भारतीय इस बात को मानेंगे? क्यों नहीं मानेंगे? संविधान के मांग कर रहे हैं, और काहे नहीं मानेंगे? क्योंकि पहली बार जब विश्व युद्ध हुआ ना, तो उस टाइम पे भी अंग्रेजों ने यही बात कही थी, और जब युद्ध खत्म हुआ था तो वो लोग पलट गया, और उल्टी हो गया जलियांवाला बाग हत्या कांड। और वो हम लोग भूले नहीं थे। हम कहें कि न चाहे, हम अपना सहयोग तुमको नहीं देंगे, बाकी संविधान बनावे का अधिकार तो लेके रहेंगे। तो क्रिप्स मिशन का हुआ, विफल हो गया। फिर आया 1946 में कैबिनेट मिशन। इसमें 3 लोग थे। एक थे पैथिक लॉरेंस जो कि इसके अध्यक्ष थे, एक थे यही क्रिप्स, और एक थे तुमको एबी अलेक्जेंडर। इसे भी हिस्ट्री में भी तुमको पढ़ना है, लास्ट में, लास्ट के 2-3 चैप्टर यही सब है, ठीक ना? तो ये 3 व्यक्ति के साथ ये कैबिनेट मिशन आया भारत 1946 में, और इसने कहा कि देखो भाई, युद्ध खत्म होने के बाद हम पूरा जो सत्ता है वो तुम्हारे हाथ में दे के हम यहाँ से चले जाएंगे। अब जब हम चले जाएंगे तो तुमको अपना देश चलाना है,
तो देश चलाने के लिए तुम्हारे पास नियम कानून होना चाहिए, नियम कानून बनाने के लिए संविधान सभा होना चाहिए। तो संविधान सभा बनाने के लिए हम तुमको परमिशन देते हैं, जाओ तुम संविधान सभा बनाओ और अपना संविधान बनाने के काम में लग जाओ। युद्ध खत्म होने के बाद हम आप लोगों को आजाद कर देंगे, या ये कहो कि 1946 में हम लोग आजाद होने वाले थे, ठीक ना, संविधान बन के युद्ध के परिणाम से पहले ही। लेकिन गड़बड़ हो गया, यहाँ मुस्लिम लीग ये जिन्ना जी वो कहे कि हम अलगे होंगे और लड़ाई तनी खिंचाई चल गया, तो वो एक अलग घटना है। सब मिलाकर के यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 12th में पूछता है कि संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ था। तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 जो है उसी के तहत इसका गठन हुआ। कब? 1946 में। तो ई वाला में से दो ऑब्जेक्टिव तुमको बनेगा। पहला, संविधान सभा का गठन किस मिशन के तहत हुआ, संविधान सभा के गठन कब हुआ, दो यहां से। ये हिस्ट्री में पूछता है और तुमको पॉलिटिकल साइंस में पूछ सकता है कि क्रिप्स मिशन कब आया था, 1942 में। इन्हें से ही तुमको इंपॉर्टेंट है। बाकी उन्हें मांटेगू चेम्सफोर्ड वाला है ना, वो सब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, तो जहां है वो देखेंगे। यहां से ये तीनों इंपॉर्टेंट है। कैबिनेट मिशन कितने सदस्य थे, नाम लिखें, या कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन था, नाम लिखे। तो ये सब ऑब्जेक्टिव पूछता है। तो फाइनली यहाँ पे हमारा क्या हो गया है, संविधान सभा के गठन हो गया है। अब हम लोगों को क्या करना है, अपना संविधान बनाना है। तो संविधान कैसे बना, कब पहला बैठक हुआ, काका हुआ, उन सारी घटनाओं को हम कल और परसों पढ़ेंगे। कोशिश करेंगे कि 2 क्लास में हम इसको खत्म करें। छोटा चैप्टर है, ऐसे संविधान को अगर विस्तार से पढ़ोगी संविधान सभा को तो 2-3 दिन के क्लास ये नहीं है, तुमको लंबा क्लास जा सकता है। लेकिन आपको जितना सिलेबस है उसी के अनुसार थोड़ा विशेष हम उसमें डाल के पढ़ाते चलेंगे कि आगे भी आपको काम करे। तो आज क्लास को यहीं पे रोका जाता है। कल हम लोग संविधान सभा के बैठक करेंगे और काम को शुरू करेंगे। और कल से आप लोगों का ऑब्जेक्टिव के लिए MVVI क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा, खास करके 12th वालों के लिए। ठीक, अगर पुराना पैटर्न फॉलो किया तब, समझ गए। मतलब जैसे पिछला साल एग्जाम हुआ, इस साल हुआ, उसी प्रकार अगर तुम लोगों का भी 12th वालों का एग्जाम हो तब, समझ गए। तो आज यहीं पे क्लास खत्म। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।